चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारत को लद्दाख में उलझाकर तवांग पर कब्जा करने की साजिश कर रहा है और चीन की हर इस साजिश का जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। आज आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर क्यों तवांग भारत और चीन के बीच विवाद की अहम वजह है, आखिर क्यों चीन तवांग पर कब्जा करना चाहता है और आखिर क्या है दलाई लामा का एंगल। नमस्कार, मैं हूँ पिंकी राज पुरोहित और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। जब देश के कोई भी बड़े नेता या विदेशी ब्यूरोक्रेट अरुणाचल प्रदेश का दौरा करते हैं तो चीन को इससे बड़ी आपत्ति होती है। फिर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अरुणाचल का दौरा हो या 2016 में उस वक्त के अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा का दौरा हो या फिर खुद दलाई लामा का अरुणाचल का दौरा हो, चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत बताता है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर कई बैठकें हो चुकी है, लेकिन आज तक ये मुद्दा नहीं सुलझ पाया। सीमा विवाद के कारण दोनों देश 1962 में युद्ध के मैदान में भी आमने सामने खड़े हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सीमा पर मौजूद कुछ इलाकों को लेकर विवाद है, जो कभी कभी तनाव की वजह बनता है। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्रों में अरुणाचल को भारत का हिस्सा माना जाता है और हमेशा से ही भारत का हिस्सा रहा है। चीन तिब्बत पर कब्जा करने के बाद अरुणाचल को भी अपना बताने लगा। दूसरों की जमीन को खुद का बताना चीन के लिए कोई नई बात नहीं है। यही कारण है कि चीन अरुणाचल को दक्षिणी तिब्बत कहता है। शुरू में अरुणाचल के उत्तरी हिस्से तवांग को लेकर चीन दावा करता था। यहाँ भारत का सबसे विशाल बौद्ध मठ है। चीन और भारत के बीच मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा माना जाता है, लेकिन चीन इसे खारिज करता रहा है। चीन का कहना है कि तिब्बत का बड़ा हिस्सा भारत के पास है, जबकि हकीकत में तिब्बत कभी चीन का था ही नहीं। कभी एक अलग देश तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया था। चीन ने तिब्बत को कभी स्वतंत्र मुल्क नहीं माना। चीन चाहता था कि तवांग उसका हिस्सा रहे, जो कि तिब्बती बौद्धों के लिए काफी अहम है। चीन दलाई लामा का हमेशा विरोध करता रहा है, क्योंकि तवांग भारत और चीन के बीच विवाद का अहम वजह है। साल 2017 में 84 साल के दलाई लामा असम के गुवाहाटी पहुंचे थे। वहां से तेजपुर, बोमडिला, दिरांग होते हुए वे तवांग पहुंचे थे और साथ ही उन्होंने वेस्ट कामेंग जिले का भी दौरा किया था। चीन हमेशा से ही दलाई लामा को अलगाववादी मानता है। यहाँ तक कि चीन ये भी कहता रहा है कि 1959 में असफल सैन्य विद्रोह के बाद वे तिब्बत से भागकर भारत पहुँच गए थे, जबकि जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था तब शरणार्थी बनकर तिब्बत से दलाई लामा तवांग पहुँचे थे और यहाँ पर शरणार्थी बनकर रहे थे। तब से जब भी दलाई लामा का दौरा भारत में होता है तो चीन इसका विरोध करता रहा है और साल 2017 में भी चीन ने कुछ ऐसा ही किया। दलाई लामा 2017 के अपने अरुणाचल प्रदेश के दौरे में लुमला, दिरांग के बौद्ध मठ और साथ ही तवांग के इसी बौद्ध मठ में पहुंचे थे। तब दलाई लामा ने उस पल को याद किया था कि किस तरह से 1959 में उन्हें तिब्बत छोड़कर भारत लौटना पड़ा था शरणार्थी बनकर, और साथ ही किस तरह से उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि किस तरह से तवांग ने उनका स्वागत किया था और वो पल उनके लिए किसी आजादी से कम नहीं था। आज भी दलाई लामा भारत में मौजूद है। बता दें कि 1959 में चीन की कम्युनिस्ट की सरकार ने सैन्य बल का इस्तेमाल कर समूचे तिब्बती क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया था। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने तिब्बती जनता पर अपना शासन थोप दिया था। इसकी वजह से तिब्बत आध्यात्मिक प्रमुख दलाई लामा के पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था कि वे अपनी मातृभूमि को छोड़ दें और पड़ोसी देश भारत में शरण ले लें। वे 80,000 से ज्यादा तिब्बतियों के साथ पैदल चलकर भारत आ गए थे और निर्वासन में जाने को मजबूर हुए थे। उन्हीं के संरक्षण में भारत में निर्वासित तिब्बती सरकार का अस्तित्व आज भी बरकरार है। ऐसे में चीन को यह बात बार बार खटकती रहती है कि भारत ने दलाई लामा को भारत में रहने की इजाजत दी है। आपको बता दें कि तिब्बती लोगों पर दलाई लामा का बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। यही कारण है कि दलाई लामा को तिब्बती लोगों के बीच सबसे अहम माना जाता है। तिब्बत में लगातार चल रही आजादी की लड़ाई के बीच चीन चाहता था कि दलाई लामा किसी तरह से चीन की तरफ आ जाए, जिससे कि वहां के लोगों को शांत किया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तिब्बती बौद्ध धर्म के लिए दलाई लामा सर्वप्रथम माने जाते हैं, जबकि पंचम लामा इस धर्म के दूसरे स्थान पर आते हैं।
लेकिन जिस तरह से 1959 में दलाई लामा तिब्बत से निकल आए थे, तब से वे भारत में ही हैं। लेकिन 1995 में चीन ने एक नए पंचम लामा, जो कि दूसरे स्थान पर आते हैं इस धर्म में, उनको खड़ा कर ये दावा किया कि वे ही पंचम लामा है। और तब से तिब्बतियों का दिल जीतने के लिए पंचम लामा को बार बार आगे किया जाता रहा है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि दलाई लामा को दलाई लामा ही नियुक्त कर सकते हैं, यानी 84 साल के जो दलाई लामा भारत में इस वक्त मौजूद है, वे ही अगले दलाई लामा को नियुक्त कर सकते हैं। और यही कारण है कि चीन अब इस स्ट्रैटेजी पर लगा हुआ है कि किसी तरह से पंचम लामा के जरिए तिब्बतियों का दिल जीतने की कोशिश की जा सके, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि तिब्बत में लगातार जिस तरह से आज़ादी के सुर बढ़ रहे हैं, ऐसे में उन तिब्बतियों की आवाज़ को शांत करने के लिए ज़रूरी है कि चीन अपना दलाई लामा को खड़ा करे, जो कि पॉसिबल फिलहाल नहीं लग रहा, क्योंकि भारत में दलाई लामा मौजूद है और ये कहा जा रहा है कि अगला दलाई लामा तवांग से होगा। और यही कारण है कि चीन तवांग पर नजरें गड़ाए बैठा है, साथ ही दलाई लामा पर बार बार जासूसी कर उन पर हमले की साजिश भी करता रहा है। चीन चाहता है कि पंचम लामा के जरिए वे अपने खुद के दलाई लामा को नियुक्त करे, लेकिन दरअसल बौद्ध धर्म के लोग जो चीन ने पंचम लामा को नियुक्त किया है उसे नहीं मानते, क्योंकि बौद्ध धर्म के लोगों का ये कहना है कि पंचम लामा जब 10 साल के थे तभी से वे लापता है। लेकिन 1995 में चीन ने एक नए पंचम लामा को नियुक्त किया और तब से इन बुद्धिस्ट लोगों को लुभाने के लिए उन्हें बार बार आगे करते रहे हैं। वक्त वक्त पर चीन पंचम लामा को जिम्मेदारियां देता रहा है। चीन उन्हें 10वें पंचम लामा का पुनर्जन्म बताता है, जो खुद चीन में ही रहकर जेल में रहे, जबकि दलाई लामा छोड़कर भारत चले गए थे। हालांकि बौद्ध धर्म के लोग चीन द्वारा खड़े किए गए पंचम लामा को नहीं मानते। तो सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो दलाई लामा और पंचम लामा है उनमें क्या डिफरेंस है और एग्जैक्टली कौन दलाई लामा को जो है चूज करता है? दलाई लामा तो हम लोग का जो स्पिरिचुअल्स लीडर्स है बुद्धिज्म में, तो उसको हम लोग भगवान ही मानते हैं। तो पंचम लामा जो है, पंचम लामा भी एक हम लोग का स्पिरिचुअल लीडरशिप है। तो अभी जो व्हेन ही वाज इन 10 years old ही वाज मिसिंग, तो अभी भी इस 21वीं शताब्दी में उसको मालूम नहीं है कि वो जिंदा है कि नहीं। चाइना ने उसको ऑक्यूपाइड करके रखा है, तो उसको प्रिजन में रखा है, उसको मार दिया है कि अभी तक उसको आता पता नहीं है। ओके, और यहाँ पर जो इंडिया में जो दलाई लामा है, लगातार चाइना ऑफ कोर्स दलाई लामा को जो है स्पाई करने की कोशिश कर रहा है, वो सब एक टॉपिक बन के रहा है। अब क्या लगता है आपको कि जो नेक्स्ट दलाई लामा चूज करेंगे उसमें क्या पंचम लामा का रोल होगा, जो कि चाइना के अंडर है, या फिर जो मेन दलाई लामा है उनके पास ये अधिकार है? नहीं, वो तो चाइना के पास तो कुछ भी अधिकार नहीं होगा, क्योंकि जो नेक्स्ट दलाई लामा होगा वो तो दलाई लामा खुद के पास अधिकार होंगे। वैसे भी दलाई लामा उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको रिकॉग्नाइज किस तरह से किया जाता है, वो एक बुद्धिज्म का जो एक फॉलोस है, जो क्या क्या रूल्स है उसका मुताबिक चलेंगे। तो दलाई लामा अपना टीचिंग्स में, अपना प्रवचन में वही कहते हैं कि तो कहाँ पर मतलब नेक्स्ट जन्म कहाँ पर होगा, वो तो जब वो निधन होने के बाद ही जाना जाएंगे। ऐसे नहीं है कि जो चाइना ने अभी से दलाई लामा ये होगा वो होगा, वो एक नॉनसेंस टॉपिक है। मतलब जो चाइना बोल रहा है पंचम लामा को लेकर कि कहीं ना कहीं खुद दलाई लामा को चूज करने का एक स्ट्रैटेजी जो है चाइना बना रहा है, ताकि तिब्बतियंस और बुद्धिस्ट जो है उनको कंट्रोल में कर सके। क्या आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी चाइना की काम करती दिखेगी? हाँ, वो तो रोज करते हैं। वो तो एकदम इतना वो बोलते हैं कि वो तो पूरा नॉनसेंस टॉपिक है उसके लिए, क्योंकि क्या है कि वो चाइना का पॉलिसी क्या है, वी ऑल नो दैट पॉलिसी क्या है कि जो वो बौद्ध धर्म है उसको नष्ट करना चाहते हैं। ही डिस्ट्रॉय ऑल द मोनास्ट्री एंड जो तिब्बत में जो 1959 में जो दलाई लामा व्हेन ही एस्केप्ड फ्रॉम द तिब्बत, तो उस समय 59 में जो तिब्बत में क्या स्थिति हुआ था, थाउजेंड ऑफ मोनास्ट्री दे डिस्ट्रॉयड, है ना, एंड थाउजेंड ऑफ पीपल एंड मिलियन पीपल दे किल्ड द मॉन्क्स एंड ऑल द तिब्बतन पीपल्स। तो वो तो अभी जो बोल रहे हैं कि जो नेक्स्ट दलाई लामा कौन होगा, वो उसके लिए कुछ भी अधिकार नहीं है, कुछ भी अधिकार, एकदम 1% भी उसके पास अधिकार नहीं है। जो दलाई लामा जो इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं इन माई नॉलेज, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, तो जब वो निधन हो जाता है, जो महापरिनिर्वाण मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, इसके बाद फिर उस समय क्या होता है कि उसने एक क्ल्यू छोड़ा जाता है कि क्योंकि
नेक्स्ट बार जो मेरा जो जन्म जो उस दिशा में होंगे, उस गांव में होंगे ना, तो इस तरह से एक हिंट छोड़ा जाता है। तो विद इन 2 years एंड 1 years में एक उसको क्या बोलते हैं, ये सर्च किया जाता है, उसको खोज किया जाता है। इसका बाद फिर क्या होता है कि उस दिशा में अगर जितना भी जो बच्चे पैदा हुआ है तो पूरा नाम ले लेता है। इसका बाद फिर क्या होता है कि फिर उसका नाम लेके फिर जो अपना तांत्रिक रिलीजन में उसको एक प्रोफेसी या पोर्टल के मुताबिक मतलब उसको चुना जाता है। देन उसका नाम पूरा ले लेने के बाद फिर क्या होगा कि जैसे कि 2 kids हो गया, तो ये एक रोजरी है। ओके, सो जो पुराना जो खुद का जो एकदम असली वाला जो रोजरी जो रख देगा और नकली वाला रख देगा, वो उस बच्चों को अब उसको आइडेंटिफाई करने देगा कि कौन सा रोजरी जो प्रीवियस जो पूर्व दलाई लामा थे तो उसका है कि किसका है। तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा तो यस ही इज़ द राइट पर्सन, तब उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, तब उसको हम लोग फॉलो करते हैं, उसको हम लोग उसको मानते हैं, उसको बिलीव करते हैं। दलाई लामा के अरुणाचल प्रदेश के दौरे को लेकर चीन पूरी तरह से भड़क गया था, यहाँ तक कि भारत को धमकी देनी भी शुरू कर दी थी। आज भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और जासूसों के जरिए दलाई लामा पर नजर रखे हुए हैं। यहाँ तक कि दलाई लामा पर हमला करने की साजिश भी चीन करता रहा है। ऐसे में ये बात तो साफ है कि अगले दलाई लामा को खुद दलाई लामा ही चुन सकते हैं, जो कि इस वक्त भारत में मौजूद है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगले दलाई लामा तवांग से हो सकते हैं। दूसरी ओर चीन इस कोशिश में रहा है कि वह अपना दलाई लामा नियुक्त करे, जो कि फिलहाल बिल्कुल भी संभव नहीं दिख रहा। ऐसे में भारत के तवांग से दलाई लामा का होने का अर्थ ये है कि तिब्बत के लोग भारत की तरफ होंगे और चीन के खिलाफ उनके आजादी के सुर यूं ही बढ़ते रहेंगे। ऐसे में चीन की कोशिश यही है कि तवांग पर कब्जा किया जाए, लेकिन हर बार चीन को मुंह की खानी पड़ी है। तो आप देख रहे थे तवांग से एबीपी अनकट की ये रिपोर्ट। आगे भी भारत और चीन से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल देश दुनिया की हर खबर के लिए आप बने रहिए एबीपी अनकट के साथ। शुक्रिया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।